ओके। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है ना? मैं इसको जी जी, हो रही है। पिक करने दें। और ये कुछ ना सेटिंग्स हैं, ऊपर से इनको साइड पे कर लेने दें। ओके, स्क्रीन क्लियर है ना वैसे? जी जी, बेहतरीन है। ओके। ओके, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद काशिर रहमान, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको सेकंड से। और साथ हमारे हैं आतिफ भाई, जो कि आईटीटी जनोवा में है, वो भी पीएचडी स्टूडेंट हैं, और मैं भी। और फर्स्ट मैं आप सबको ये एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी इस स्ट्रगल से, जो कि हम पिछले 6 माह से कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज़्यादा एडमिशन्स जो हैं वो पीएचडी के सिक्योर हुए हैं। और वो चाइना है उसमें, और इटली की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, और मीनवाइल यूरोप के कुछ और कंट्रीज़ के अंदर भी हैं। तो देखें, ये एक पर्सन की एफर्ट नहीं है, इसमें हमारी पूरी टीम है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे मौजूद हैं, और जो नहीं है, ख़ास तौर पे फारूक भाई हमारे हैं। तो उनका भी ये स्पेशल थैंक्स है कि वो भी हमारे साथ इस चीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सेकंड ये चीज़ कि कुछ लोगों के इनबॉक्सेस आते हैं, पैसे ले लें तो एडमिशन्स करवा दें, तो हम कोई कंसल्टेंट नहीं है। हम तो अपनी बस कुछ एफर्ट्स आपके सामने पुट कर रहे हैं। तो बाकी रिवार्ड्स आपसे जस्ट यही है कि हमें दुआ में याद रखा करें। ओके। आज हमारा जो टॉपिक है इस छोटी सी मीटिंग का, या इस सेशन का, वो ये है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो इटली में आए हैं, जिसमें हम लोग आए हैं, तो वो मोर देन 300 थे अप्रॉक्सीमेटली। इटली की गुड थिंग ये है कि यहाँ पे साल पूरे के अंदर एडमिशन्स ओपन होते हैं। ऐसे लोग जो ग्रेजुएट होते हैं साल के शुरू में, उनके एडमिशन्स भी हो सकते हैं, और जो साल के एंड पे होते हैं, उनके एडमिशन्स भी हो सकते हैं। तो ये इटली का प्लस पॉइंट है। दूसरा ये कि ये यूरोप है, और यूरोपियन कंट्रीज में आता है। और आपकी अगर मोबिलिटी हो जाती है 3 माह की या 6 माह की, तो आपकी जो डिग्री होगी वो एक इटालियन पीएचडी नहीं होगी, बल्कि ये यूरोपीय पीएचडी आपकी काउंट होगी। जिसमें दो कंट्रीज, मतलब एक आपका पूरी स्टेट होगी यूरोप स्टेट की, आपकी यूरोप की पीएचडी है। दूसरा आपका वो स्पेसिफिक कंट्री भी इसके अंदर शामिल हो जाता है। तो ये इसके अंदर बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी समर स्कूल्स, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस ये काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं, तो ये भी आपकी रिसर्च को या आपकी एक्टिविटीज़ को काफ़ी अपडेट रखते हैं। ओके। अब हमने देखना है कि हमने इधर अप्लाई कैसे करना है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप अमाउंट आपकी है वो 1200 यूरो से स्टार्ट होती है। तो वो इस तरह इंक्रीज करती है, आपके डिपेंड करता है कि आपने किस पोजीशन पे अपनी सिक्योरनेस, सॉरी, अपनी पोजीशन सिक्योर की है। तो ये भी एक छोटी सी मोटिवेशन है, अगर आप इसको देखें। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि हमारे पास ये जो इसको 1200 यूरो को कन्वर्ट करके बताया ना पाकिस्तानी में, फिर मोटिवेशन सही आएगी। नहीं, वो रहने देते हैं, बच्चे खुद ही एक कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो तकरीबन 3.25 लाख तकरीबन बन जाता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ट्यूशन फी फ्री है, अकोमोडेशन और आपकी ये सारे एक्सपेंसेस निकाल के तो आपकी सेविंग्स भी हो सकती हैं यहाँ पे। ओके। अच्छा, अब इटली का जो आपके पास एडमिशन रूट है, इसमें मेजर स्टेप्स जो हैं वो आपके पास जो दो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन है और आपका इंटरव्यू है। तो इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपकी एप्लीकेशन है, कि आप अपनी एप्लीकेशन कैसे ड्रॉप कर रहे हैं। तो इस एप्लीकेशन में आपकी डॉक्यूमेंटेशंस भी आ जाएंगी, और उसके बाद जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। तो उसमें आपके काफ़ी ट्रिक्स होंगे। देन आपकी प्री एनरोलमेंट वीज़ा प्रोसेस, और आप इटली माशाल्लाह से पहुंच जाएंगे हमारी तरह। तो ये आपका कंप्लीट जो प्रोसीजर है, ये 6 माह भी ले सकता है, गुड लक हो जाए तो आपका 3 माह भी लग सकते हैं, कुछ लोगों के 7 माह भी लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके और आपकी यूनिवर्सिटी पे और आपके लक पे। ओके। फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन आपकी 3 में हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। बैंक स्टेटमेंट कुछ लोग पूछते हैं, आइट्स का पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट तो आपकी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, जिसे हम पाकिस्तान में एमएस कहते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज एमफिल करवाती हैं। और मीनवाइल अगर आपका एमएस या एमफिल अगर नियर टू, यू आर नियर टू ग्रेजुएट हैं, आपके अगर 6 माह उसमें रहते हैं, या अगर उसमें आपके 3 माह भी रहते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें यह है कि आपकी इनरोलमेंट डेट जो होगी उस यूनिवर्सिटी की, उससे पहले आपके पास ऑफिशियल डिग्री होनी चाहिए। आ, मोहम्मद बिलाल हैं, काइंडली अपना माइक ऑफ कर दें, और अब्दुल वहीद अपने माइक्स काइंडली ऑफ कर दें। ओके।
तो आपकी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, या आपकी 17.5 मैं कह सकता हूँ कि आप नियर टू ग्रेजुएट होने चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पे आपके पास आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका यूज़ हो सकता है, बैंक स्टेटमेंट भी आपको नहीं चाहिए, और आपके मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, आपकी सीवी, तो ये मेन आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, इसमें अगर बात करें मोटिवेशन लेटर की और रिसर्च प्रपोजल की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके कुछ सैंपल्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। और मीनवाइल आपकी सीवी जो है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूरोपास सीवी जो है वही यूज़ हो जाती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे उनका अपना स्पेसिफिक टेम्पलेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ पादोवा यूनिवर्सिटी की, पलार्मो यूनिवर्सिटी की, या इस तरह कुछ और भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे उनकी अपना स्पेसिफिक रिक्वायर्ड टेम्पलेट होता है सीवी का, तो आपने उसको फॉलो करना है। और इसके अलावा ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कॉल रीड करके पता चलते हैं। अब कॉल किसे कहते हैं? कोई भी यूनिवर्सिटी है अपना वो अनाउंसमेंट करती है एडमिशन, उसके बाद वो आपको एक आप पीडीएफ डाउनलोड होती है उसी वेबसाइट से उसी यूनिवर्सिटी की, तो उसको आप रीड करते हैं। वो जो पीडीएफ होती है उसको कॉल भी कहते हैं, और उसके अंदर साथ में सम टाइम एनेक्सिस भी होते हैं। तो वो जो एनेक्सिस होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपके एनेक्सिस अपलोड नहीं है, या आपने उसकी फिलिंग में कोई मिस्टेक कर दी है, तो आपको डायरेक्टली वो एवेल्युएशन लिस्ट से ही निकाल देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इनको समझने के लिए आपको कॉल को अच्छे से रीड करना होता है कि उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जिसको हम एनेक्सिस कहते हैं समटाइम्स, ये आपके यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसकी समझ नहीं आएगी, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके, इसके बाद आपका जो फाइनल ईयर थीसिस होता है एमएस या एमफिल के अंदर, उसकी समरी जिसे हम ऑब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, तो वहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में शायद नहीं लिखते, हमारा 1 पेज का होता है चूंकि हमारी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट ही इतनी होती है। लेकिन आपने अगर जब इटली में अप्लाई करना है और कोई यूनिवर्सिटी आपसे ये रिक्वायर्ड कर रही है डॉक्यूमेंट्स कि आपने अपनी थीसिस की समरी अपलोड करनी है, तो आपने इस थीसिस की समरी को वहाँ पे अपलोड करना है। तो इसमें आपने थोड़ी और एडिशन करनी है, थोड़ा ये प्रिसाइज होता है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट, तो इसको थोड़ा सा आपने इंक्रीज करना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अब यहाँ पे हमारी मिस्टेक्स क्या होती हैं उसको मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनका टेम्पलेट आप फॉलो नहीं करते, आपकी यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन हो जाती है, नंबर 1। नंबर सेकंड इज दैट कि आपको अगर उन्होंने रिसर्च प्रपोजल के 300 वर्ड्स बोले हैं, तो आपका रिसर्च प्रपोजल 700 सॉरी 3000 अगर उन्होंने बोला है, तो आपके रिसर्च प्रपोजल के 7000 वर्ड्स होंगे। मतलब आपने उस लेंथ को फॉलो नहीं किया जो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेड है। सो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जब प्रिपेयर करने हैं, तो उसमें आपने यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायर्ड टेम्पलेट और यूनिवर्सिटी का रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, इसको जरूर अच्छे से फॉलो करना है। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके जो सुपरवाइजर होंगे, जो कि मास्टर और एमफिल के आपके टीचर्स होंगे, उन्होंने आपका रेफरेंस लेटर अपलोड करना होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पे ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं कि जो आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से रेफरेंस लेटर मिलता है पाकिस्तान में अपने सुपरवाइजर की तरफ से, उसको आप पीडीएफ फॉर्म में भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और एक और चीज आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है और आपने अटैचमेंट्स को अपलोड करना है, तो उनको वर्ड फाइल में अपलोड नहीं करना। ऑलवेज जब भी अटैचमेंट्स करनी है तो उनको पीडीएफ फॉर्म में अटैच करना है। तो ये आपकी जो बेसिक्स थे डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, वो चीज़ मैंने यहाँ पे कवर की हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है कि यूनिवर्सिटी का लिंक हमें कैसे पता चलेगा। ये कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर किस यूनिवर्सिटी के अंदर अनाउंसमेंट्स हैं या कब होंगी। तो इसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में जो है वो आपके पास स्कॉलरशिप नेटवर्क है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है उसकी स्कॉलरशिप हंट करने में। मतलब बहुत ज़्यादा उसकी एफर्ट्स हैं, आई रियली अप्रिशिएट। और उसके बाद आता है स्कॉलरशिप लीग, और देन आपके पास आता है व्हाट्सएप ग्रुप किसी भी पर्सन का जो इसको ऑनेस्टली रन कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ देयर सेल्फ इंटरेस्ट, लाइक वो कंसल्टेंट होते हैं या फिर
उनके होते हैं कि आप हमसे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करवाएं या हम आपको डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे या आपकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो उसके बिहाफ पे वो आपसे सम चार्जेस जो हैं वो लेते हैं, लेकिन उसको मैं सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए आप ऐसे ग्रुप्स को फॉलो करें जिसके अंदर आपका कोई उनका सेल्फ इंटरेस्ट मौजूद ना हो। नेक्स्ट आपके पास आती हैं, तो अच्छा वहां से आपको वो एक फाइल मिल जाएगी। अगर स्कॉलरशिप नेटवर्क पे आपने देखना है तो वो उठो जाबाजो वक्त आ गया इस तरह की उनकी कोई अनाउंसमेंट होती है, तो उसके साथ एक पीडीएफ अटैच होती है। तो वो पीडीएफ अब जो वर्जन लेटेस्ट है वो 8 है, कुछ डेज में 9 भी आने वाला है। तो उसके अंदर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट होगी और वहां से आप चेक कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन रहती है और कहाँ पे एप्लीकेशंस जो हैं वो किस डिपार्टमेंट में ओपन है। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो डेडलाइन। एक और चीज कि मैंने शुरू में भी बताया कि इटली की ब्यूटी ये है कि यहाँ पे पूरे साल के अंदर जो एडमिशन्स हैं पीएचडी के वो ओपन रहते हैं। यूरोप में जो पीएचडी है वो एक स्टूडेंट टाइप नहीं है, यहाँ पे ये एक इट्स काइंड ऑफ जॉब है। आप यहाँ पे एज अ वर्कर काउंट होते हैं और यहाँ पे जो जो पोजीशंस अनाउंस होती हैं ये एज एन एम्प्लॉय होती हैं। तो आप एक किस्म के यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं और आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी आप कह सकते हैं अपने आप को, लेकिन मोर प्रोफेशनली आप यहाँ पे एज अ वर्कर होते हैं। तो आपकी एक स्पेसिफिक ग्रांट होती है, स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, आपकी अपनी सैलरी, ये सारी चीजें यहाँ पे इसी उसको हम स्कॉलरशिप के सेंस में कह सकते हैं कि ये आपका स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर है। नेक्स्ट इसको मजीद डिटेल में भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट आएगा हमारा इंटरव्यू। हम हमने अप्लाई कर दिया, हम शॉर्ट लिस्ट हो गए, हमारा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू आ गया है, तो इसको अब हमने कैसे देखना है। ओके, एक तो ये होता है कि इटली के अंदर कुछ पोजीशंस होती हैं वो टॉपिक बेस्ड होती हैं, डिफाइंड टॉपिक होता है या कोई प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर आपका टॉप पोजीशन होती है, तो वो आपका मोर प्रिसाइज होगा, उसके अंदर आपको इंटरव्यू उसी टॉपिक के अंदर रह के देना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी पोजीशन है जो कि एनर्जी स्टोरेज पे है तो आपको वहां पे एनर्जी स्टोरेज की ही रिसर्च शो करनी होगी, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, आपका इंटरव्यू, वो सारी चीजें उसी पे अलाइन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने एनर्जी कन्वर्जन को लेके वहां पे अप्लाई कर दिया या फिर आपने कोई हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेके वहां पे अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली वो आपको पोजीशन नहीं मिलने वाली। तो जब भी आपने किसी पोजीशन पे अप्लाई करना है तो उसको आपने देखना है कि आपकी पोजीशन की नेचर क्या है। आया वो इंडस्ट्री फंडिंग है, वो किसी मिनिस्ट्री की फंडिंग है, या फिर वो किसी यूनिवर्सिटी की फंडिंग है, या फिर किसी और अथॉरिटी की फंडिंग है, या फिर उसके अंदर वो उसके अंदर आपका उस पीएचडी का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये चीजें आपने उसको अच्छे से देख लेना है। कॉल के अंदर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। और उसके बाद अगर आपकी ओपन पोजीशन है तो फिर आपने उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाना है और वहां पे चेक करना है कि इस यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है उसमें कौन कौन सी लैब्स हैं, उनकी कौन कौन से रिसर्च ग्रुप्स हैं, या वहाँ पे लेटेस्ट जो रिसर्च ट्रेंड है वो क्या है। तो उसको आपने फॉलो करते हुए अपना इंटरव्यू या आपने डॉक्यूमेंटेशंस या फिर आपने अपना मोटिवेशन वैसा शो करना होगा। तो ये आपका इंटरव्यू का टिप है। और इसके अलावा एक इस पे कंप्लीट हमने सेशन भी किया था 1 माह पहले, तो उसका लिंक भी यहाँ पे है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें कंप्लीट डिटेल से बताया हमने कि आपने इंटरव्यू में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ओके, मीनवाइल अगर आपका एडमिशन हो जाता है। आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने माइक्स काइंडली अनम्यूट रखें। आयशा अरमानी, असदुर्रहमान और एक यूज़र के नाम से मीटिंग में हमारे पास हैं, ले तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अपने माइक्स जो हैं ऑफ कर दें। और काशिफ भाई, ओके, आपके पास भी होगी है कि आप भी सबको अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं। एनीवेज कंटिन्यू करें जी, आप। क्योंकि वो फिर मेरे साथ इश्यूज हैं जी कि ठीक मैंने है। शेयर भी जी जी, करनी है वो आपने ऑफलाइन। शेयर किया हुआ, ठीक है जी, ठीक है, आप करें, आप ओके। कंटिन्यू करें। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर हो जाता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है उस यूनिवर्सिटी के अंदर इनरोलमेंट आपने करवा के अपनी पोजीशन सिक्योर करनी है और उसके बाद आपने वीज़ा प्रोसेस में जाना है। तो इसमें भी अगर जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए, जो आफ्टर सिलेक्शन जिनको हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनको हमारी मदद दरकार होती है, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से कर सकते हैं, आतिफ से कर सकते हैं, उमैर से, या फिर कोई और भी सीनियर आपका इटली में मौजूद है तो आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एडमिशन हो गया है, उसके बाद अगर आपने टाइमली इनरोलमेंट नहीं करवाई तो आपका एडमिशन ज़ाया हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अब हमने अप्लाई कैसे करना है, जो कि हमारी आज की जो मेन टॉक है, इसका मेन
जो मोटो था वो यही है कि हम अप्लाई करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज पेश कर आ रही हैं हमारे स्टूडेंट्स को। सबसे मेन चीज़ जो होती है वो पीका के अकाउंट से कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने उनके अपने लिंक्स होते हैं, उनके अपने पोर्टल्स होते हैं, और ये दो ही हैं बेसिकली, या फिर पीका पे होगा या फिर उसका यूनिवर्सिटी का अपना कोई क्राइटेरिया होगा, अपना उनका पोर्टल होगा, उस पर आपको अप्लाई करना होगा। एक तो ये चीज ये है कि अब हम गूगल करते हैं सिंपल के मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेपोली में अप्लाई करना है फेडरिको सेकंड में, तो मैं गूगल करूंगा तो मेरे पास जो लिंक्स आएंगे आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन के, लेकिन वो लिंक्स समटाइम्स वो लिंक्स नहीं होते जो कि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, वो स्टूडेंट्स मास्टर्स के भी हो सकते हैं। तो आपने हमेशा कॉल को रीड करना है, जो कॉल के अंदर होता है एडमिशन प्रोसेस या एप्लीकेशन के नाम से एक हेडिंग होती है, उसके अंदर एक ब्लू कलर का लिंक दिया होता है, उसको ही फॉलो करना है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल स्मूथ जाएगी और आप खुद भी इसको डील कर सकते हैं, तो आपको कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी। लेकिन मीनवाइल अगर आपको कोई फिर भी इसके दौरान प्रोसेस के दौरान कोई प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, तो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि यहाँ पे इटली में लोग सर्व कर रहे हैं, अपनी मिन्नतें आपके सामने रख रहे हैं, तो उनसे भी आप इस चीज़ का पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप एक आध एप्लीकेशन फिल करते हैं और उसके बाद आप खुद भी यूज टू हो जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती नेक्स्ट टाइम। ओके, तो एक और कोशिश किया करें कि आप अप्लाई करने डेडलाइन से 2 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली आप अप्लाई किया करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि मैसेज करते हैं किसी भी सीनियर को, और वो किसी अपने पर्सनल काम में बिजी होता है और डेडलाइन होती है, तो वो आपको 1 दिन बाद अगर रिप्लाई करे तो आपकी डेडलाइन गुजर चुकी होती है। तो इसलिए आप टाइमली इस चीज़ को अप्लाई किया करें, हमेशा डेडलाइन पे ना खुद को बर्डनाइज किया करें ना किसी अगले बंदे को। और कॉल को आपने अच्छे से रीड करना होता है। और एक और चीज़ होती है कि जो अनाउंसमेंट्स लिंक होते हैं अप्लाई करने के बाद कि आपके इंटरव्यू की लिस्ट कहाँ पे लगेगी, आप शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, आपकी एवेल्युएशन लिस्ट कहाँ पे लगेगी, तो वो सारी, और कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के नाम से लिस्ट लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉल के अंदर मिल जाती हैं। तो कॉल को अगर आप 10 मिनट लगा के 2 दफ़ा रीड कर लें तो आपकी 90% इश्यूज जो हैं वो उसी कॉल के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। अगेन से मैं कहता हूँ, कॉल ये नहीं है कि जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज की लिस्ट प्रोवाइड होती हैं। कॉल उसको कहते हैं जो आप लिंक ओपन करते हैं अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का, और उसके अंदर जो पीडीएफ आपको मिलती है एडमिशन के नाम से, उसको मैं कॉल का नाम दे रहा हूँ और उसको कॉल कहते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर वो इंग्लिश में होती है और कुछ में वो इटालियन में होती है। अगर इटालियन में है तो आपने पीडीएफ को डाउनलोड करना है और आपने गूगल ट्रांसलेटर से सिंपल उस पीडीएफ को अपलोड करके उसको ऑटोमेटिकली वो आपको रीजनरेट कर देगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो ये आपका है। ओके, अब आप इंटरव्यू के लिए अगर शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो गुड लक, अगेन से वो सेशन भी आप सुन सकते हैं या हमसे अगेन कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करना है या हमारा इस टॉपिक पे इंटरव्यू है। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और मेरा ख्याल से मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रख दी हैं। बहुत से लोग हमारे पुराने थे जिनको ये चीज़ें समझ आ गई हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो नए थे, तो उनको भी इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम 1 to 1 जाएंगे क्वेश्चंस आंसर की तरफ, और अगर इस सेशन में हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट ना हुए तो हम 5 मिनट की ब्रेक के बाद दूसरा सेशन भी आपको लॉन्च करके, तो आप इसको सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस आंसर की तरफ। अपने हैंड रेस कर दे जिनके क्वेश्चंस हैं, ताकि हमें इस क्वेश्चंस लेने में आसानी हो जाए। एमन जी, अपना सवाल दीजिएगा काइंडली। सर जी मैं वालेकुम। मैथ्स की फील्ड में ढूंढ रही हूँ, मुझे अभी तक कोई भी नहीं मिला, और मैंने कॉल से ही सारा देखा, तो मगर उन्होंने ना, जब मैंने पीएचडी के ऑप्शन आए ना कि इस कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ ब्लैंक था, बिल्कुल कोई भी ऑप्शन नहीं था। कैसे इसे कुछ दिनों बाद खोले, उसका क्या इशू हो सकता है? आतिफ भाई, आपको आवाज़ इनकी क्लियर आई है? मुझे मैं बिल्कुल इनकी मुझे भी आवाज़। मुझे भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं है, तो मैं क्लियर नहीं सुन सका। काइंडली अपना सवाल रिपीट कीजिएगा। क्लियर है। इनका एक ऐसा इंटरनेट इशू है। आप अपना एमन अपना सवाल आप चैट बॉक्स में दे दें, हम आपका सवाल ले लेते हैं। मोहसिन अली खान, अपना सवाल दीजिएगा काइंडली। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो अक्सर प्रपोजल में वो कहते हैं इंट्रोडक्शन या फिर कह देते हैं स्टेट ऑफ आर्ट, दोनों में क्या फ़र्क है?
ओके स्टेट ऑफ आर्ट में बेसिकली आप उस चीज को लिखते हैं जो कि उसके पीछे बेसिक साइंस है और आपकी मोटिवेशन है। तो स्टेट ऑफ आर्ट में वो चीजें लेके चले कि फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के पीछे कोई ऐसा टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में है, तो स्टेट ऑफ आर्ट में फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को और उसको रिलेट करेंगे उस टॉपिक के साथ। लेट्स सपोज वेस्ट वाटर के ऊपर हमने प्रपोजल लिखना है और कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट लिखें इसके ऊपर, और मेरा जो रिसर्च है एमफिल की वो भी वेस्ट वाटर के ऊपर ही है, तो मैं स्टेट ऑफ आर्ट में कोई पेपर, रिव्यू पेपर डाउनलोड करके और अपना जो पेपर है जो मैंने एमएस में वर्क किया है उन दोनों को कोरिलेट उसमें कर सकता हूँ? ये कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे बेसिक साइंस कौन सी है, बेसिक फिनोमिना कौन सा यूज हो रहा है, वो आपको लाजमी हाईलाइट करना है। यानी स्टेट ऑफ आर्ट में हमने मैथोडोलॉजी के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। मेथोडोलॉजी, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एमन, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, सॉरी? चलिए, आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था वो भी काइंडली बता दीजिएगा। तब तक हम सवाल लेते हैं औरंगजेब से। जी। जी औरंगजेब, अपना सवाल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगा सर, आतिफ भाई आपका और उकाशा का। आप लोगों ने वेलकम। काफ़ी हेल्प आउट किया। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि एडमिशन मेरा कंफर्म हो चुका है। तो मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है, मेरे से कुछ चीज़ें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जैसे ही ग्रुप में मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया, अपनी मतलब मैसेज पोस्ट किया था कि एडमिशन हो गया मेरा, तो काफ़ी सारे लोग ना इनबॉक्स आते हैं। तो कुछ लोग सीवी का फॉर्मेट मांग रहे हैं, कुछ लोग प्रपोजल मांग रहे हैं, और इस तरह कुछ एसओ भी मांग रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कुछ लोगों को ना ये चीज़ें क्लियर कर दें कि ये चीज़ें हमने खुद ही प्रिपेयर करनी होती है, आप किसी का फॉर्मेट लेके या टेम्पलेट लेके नहीं बना सकते। कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे मैं हर बंदे को कन्वे कर रहा हूँ कि रिसर्च प्रपोजल कितने पेजेस होना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। फिर कुछ लोग इंटरव्यू में चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि काइंडली अपनी स्लाइड शेयर कर दें आप, जो आपने यूज़ की थी वहाँ पे, तो हम उसको देख के बनाना चाह रहे हैं ये वो। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इन लोगों को क्लियर कर दें कि ये उनकी अपनी एफर्ट्स हैं। बाकी जितनी गाइडेंस आपको चाहिए होगी वो हम इंशाल्लाह कन्वे करेंगे। थैंक यू। जी, इसमें ये चीज़ है, फर्स्टली तो जो सीवी का टेम्पलेट होता है वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और इसके साथ मीनवाइल ये भी होता है कि आपका अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो आपने यूरोपास को ही फॉलो करना है। अब हर बंदे की डिफरेंट होगी, उसके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट, लाइक उस बंदे की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होंगी, डिफरेंट रिसर्च होगी, उसका डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो वो उस बंदे का अपना यूनिक होता है। तो हमेशा फॉलो करें कि आप जो यूरोप पास फॉर्मेट है उसको एक स्टैंडर्ड सीवी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो आपका मोटिवेशन लेटर होता है, अगर अपना सेंड करने को मैं कर दूं या जेब सेंड कर दे या इसी तरह आतिफ भाई सेंड कर दें, तो उसमें ये होगा कि वो बंदा ये श्योरिटी है कि वो बंदा उसी ही को फॉलो करेगा, वो अपनी उसमें कोई भी एफर्ट नहीं डालेगा। उससे क्या होगा कि अगर वो इंटरव्यू में बैठता है, उसका वो जो सॉरी वो जो स्पेसिफिक उसका डॉक्यूमेंट है वो स्ट्रांग हुआ, अगर हम लोगों से उसने लिया या किसी और पर्सन से लिया, वो स्ट्रांग हुआ, वो शॉर्ट लिस्ट होकर इंटरव्यू में बैठ गया। और उस इंटरव्यू के अंदर अगर उस बंदे ने ये क्वेश्चन कर लिया कि आपने अपने मोटिवेशन लेटर में ये चीज बताई है, इसका थोड़ा सा हमें मोर और ज्यादा बता दें, तो ऑब्वियसली वो बंदा उसको नहीं बता पाएगा। तो जो भी चीज आपकी होती है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो आपकी अपनी एफर्ट्स होनी चाहिए, अपनी आपकी वो उसमें सॉरी, माँ तो आपने उसमें रोए जाना है बेटा। ओके, सो महानूर उसमें आप अपना काइंडली माइक ऑफ कीजिएगा। तो उसमें आपकी अपनी एफर्ट्स होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर ही आपका वो सिलेक्शन की तरफ जाएगा, अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट ही कर देंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे कि वो सारे इसको ही फॉलो करें, जो कि अपना फॉर एग्जांपल उनका अपना ही उसमें होगा। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास कोई और आ रहे हैं? और ये बात हम लोग बार बार कह के थक चुके हैं ग्रुप में, बार बार हम लोगों ने इस चीज को हाईलाइट किया है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स ना मांगा करें। और एक का तो मैंने स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था कि जिसको मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे थे। तो एनीवेज, डॉक्यूमेंट्स ना मांगा करें। आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करते हैं, देखें मना करना हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम आप हर किस्म की गाइडेंस के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो गाइडेंस कोई चाहिए तो वो बताएं। डॉक्यूमेंट्स हम आपको फिर कहेंगे कि हम आपको नहीं दे सकते, हम हमें माजरत। जी, एमन का सवाल हो गया डिस्कस। एमन की यूनिवर्सिटी मैंने पूछी, उन्होंने बताया नहीं है। और पलरामो यूनिवर्सिटी है उनकी, आया है मैसेज। ओके, तो सीआर ने ना कोरिया में ओह अप्लाई सॉरी। करनी थी, शॉर्टलिस्ट करके अपना एसओपी बना के और ईमेलें क्या भेजनी है, वो बड़ी फाइल एक बना के रखी हुई हो। फिर मैं उसके घर गया
तो वो वहीं पे अपना निर्भर स्क्वाड्रन रहता है। लीडर नवीद, आप ये अपना सवाल पूछ रहे हैं या किसी को कोई कहानी सुना रहे हैं? ओके, एमन का क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है कि आपने एमन एक तो कॉल को जो फॉलो किया है, मेरा ख्याल से आपने उस लिंक को फॉलो नहीं किया जो कि लिंक आपको डायरेक्टली उस एडमिशन पे लेके जा रहा है। दूसरा ये कि आपका अगेन जो प्रिसाइज क्वेश्चन है, आप आतिफ भाई को ईमेल कर सकती हैं या आप मुझे कर सकती हैं, या अगर आप ग्रुप में हैं तो आप ग्रुप में भी ये क्वेश्चन पूछ सकती हैं। आतिफ भाई आप अपनी काइंडली ईमेल जो है उसको कर दीजिएगा, जी मैं और पेस्ट कर रहा हूँ। जी 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 ग्रुप में कर दीजिएगा, क्योंकि इनका अभी डेडलाइन रहती है 25 डेडलाइन है, तो मीनवाइल इंशाल्लाह इसका हम आंसर कर देंगे इनको। ओके, पब्लिकेशन पीएचडी में ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इससे कोई इशू नहीं होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रांग होंगे और अगर आपका इंटरव्यू स्ट्रांग होगा तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चैट जी में। मोहसिन, आपका कोई दूसरा सवाल भी है? अपना सवाल दीजिएगा। जी मैंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दिया है, जिनेवा में हुआ है मेरा, वरोना में हुआ है, और अब हर किसी को मेल आई है तकरीबन भाविया की, तो उसमें भी इंटरव्यू है होना है अभी। तो जो मेन बात है, वरोना वाले भी कह रहे थे कि आप 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में अपना इंटरव्यू कंसाइज करें, कंप्लीट करें। इसी तरह जिनेवा में भी, तो इंटरव्यू में बेसिक हमें जस्ट मैथडोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, या क्या चीज़ मतलब बेसिक हमें इंटरव्यू में रखनी चाहिए कि जी हमारा इंटरव्यू कमाल का हो जाए। इंटरव्यू बेसिकली मैं ये बात करता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देते हैं या अपना मोटिवेशन लेटर लिखते हैं, आपने 5 मिनट में खुद को बेचना है। उस 5 मिनट में अपने आप को आपने वो चीज़ें बतानी हैं कि जो आपको डिस्टिंग्विश करेंगे दूसरों लोगों के दरमियान। तो मैं बेसिकली क्या करता था, मैंने की पॉइंट्स लिखे होते थे और मैं उसी को एक तरतीब के साथ लिख के लेके चलता था। और वो चूंकि 5 मिनट कहते हैं तो आप 2-3 मिनट मजीद ड्रैग कर लेते हैं, और वो ड्रैग आपको करने की इजाज़त तभी देंगे जब आप इंग्लिश स्मूथ बोल रहे होंगे और जब आप चीज़ों को अब एक तरतीब के साथ लेके चल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, एक लाइनर। उसके बाद अपने बीएस पे आए, बीएस का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था, आपने एमफिल जो किया है वो किस फील्ड में किया है और उस फील्ड को ही आपने क्यों चूज किया, एमफिल के अंदर आपने मेजर कोर्सेज कौन से पढ़े, आपका फाइनल ईयर थीसिस क्या था, अगर पब्लिकेशन है तो पब्लिकेशन को डिस्कस करें, उसके बाद अगर आपका गैप है उस गैप को डिस्कस करें, और फिर आए इस पीएचडी के ऊपर। और ज़्यादा टाइम जो है आप पीएचडी के ऊपर जो है उसको देंगे, और ताकि आपकी जितनी भी मोटिवेशन है वो भी उसके अंदर कवर हो जाए। जी, और ये हमारे साथ अब मौजूद हैं नौमान भाई। ये भी मेरे साथ मेरे ही डिपार्टमेंट में, गुड लक हमारा ये है कि मास्टर्स में भी हम इकट्ठे थे और पीएचडी में भी सेम डिपार्टमेंट में हैं हम। तो आपको जो मजीद कोई क्वेश्चंस हैं आप इनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, ये भी आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी मोस्ट वेलकम। मिस्टर राहुल राय हैं, इन्होंने कहा है कि जी आई अप्लाइड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना बट दे गेव मी वेरी लेस मार्क्स इन रिसर्च प्रपोजल। आप मुझे मेल कर सकते हैं जी, मेल कर दें जी मुझे अपना, मैंने जी जी, ईमेल आईडी अपनी दे इसमें दी है। इसमें इसमें ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो मिस्टेक्स हैं ना, उसको हम नोमान भाई का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि ये हमें इस हम्म। बारे में क्या कहते हैं। जी नोमान भाई, आप थोड़ा सा इसमें अगर पार्टिसिपेट करें तो। जी अस्सलाम वालेकुम सब लोग को। अच्छा यार, मैंने जो चीज़ें फील की हैं ना कि हम लोग को क्या होता है कि कई जगह से हमें कॉल्स नहीं आती और इन दी एंड हम लोग इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंच पाते। उसकी वजह क्या है? ठीक है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं और आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपके ज़हन में यही होना चाहिए कि जिस जगह भी आप अप्लाई कर रहे हैं, हर हाल में एटलीस्ट आपको वहाँ का इंटरव्यू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो, आप अपना टाइम लगा रहे हो, आपके पास एजुकेशन पूरी है, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, तो आपको इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आ रही? ठीक है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम लोग अप्लाई करते हुए कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ ऐसी करते हैं, ओवरलुक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते। ठीक है? तो पहला स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, ढाई 3 महीने के अंदर मैंने 14 इंटरव्यूज़ जो है ना वो मुझे आए थे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि मेरा कोई प्रोफ़ाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है या कुछ ऐसा है। मसला ये है कि अब 14 देखने को बड़े ज़्यादा लग रहे हैं ना, ये ज़्यादा हैं नहीं। हम लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं उसमें ये है कि हम लोग अपने डिपार्टमेंट ढूँढ रहे होते हैं फ़िज़िक्स, ठीक है? फ़िज़िक्स में 4 सीटें हैं, या आपने अप्लाई किया। ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों ने इंटरडिसिप्लिनरी इनके पास चीज़ें होती हैं, आपने सिर्फ़ फ़िज़िक्स देख के अप्लाई नहीं करना है। आप जो है ना, जो फ़िज़िक्स वाला बंदा है, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो केमिकल साइंसेज़ में भी अप्लाई कर सकता है। हमारा यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता है, इनोवेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता है,
इसके अलावा रीन्यूएबल एनर्जी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, उसमें 2-3 सीटें होती हैं, हम शॉर्ट लिस्ट ही नहीं होते हैं। तो पहले तो आपने ये इंश्योर करना है कि कोई यूनिवर्सिटी आई है, 6 डिपार्टमेंट आए हैं, उसमें से 4 आपके रेलिवेंट होते हैं। हम डिपार्टमेंट खोल के देखते ही नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आपका रिस्पेक्टेबल काम आपको नज़र आ जाता है। ठीक है? तो ये सबसे पहले तो आपने ये करना है, अगर आगे कोई 4 यूनिवर्सिटियाँ हैं ना, तो वो 4 यूनिवर्सिटियाँ उनको काउंट नहीं करना है, उनको आपने 16 अपॉर्च्युनिटीज़ काउंट करना है कि हर जगह 4-4 डिपार्टमेंट्स भी तो हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी पूरी एनर्जी लगानी है, एक यूनिवर्सिटी को ऐसे इग्नोर नहीं कर देना है। वो हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, और 16 अपॉर्च्युनिटीज़ एक जगह पे ही हमें मिल रही हैं। तो हम क्या करते हैं, जो गलतियाँ मैंने नोट की हैं उसमें ये है कि प्रपोज़ल बताया होता है कई जगह पे कि 2000 वर्ड्स का चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल। हम क्या करते हैं, जो प्रपोज़ल बना हुआ है ना, तो चाहे वो 6000 का है, चाहे वो 500 वर्ड्स का है, हम वही वहाँ छाप देते हैं। ठीक है? जो बंदा आपको मार्क्स देने वाला है, उसने आपको बाकायदा बोला हुआ है कि यार 2000 का चाहिए, आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो, तो यकीनन वो भी हमें रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो इस वजह से एक तो आपने डिपार्टमेंट ज़्यादा में अप्लाई करना है, दूसरा जो इंस्ट्रक्शंस उसने दी हैं, कई जगह उन्होंने बोला हुआ है कि सीवी का ये फॉर्मेट है, ये हमने अटैच किया हुआ है, इसमें अपनी सीवी फिल करें। हम क्या करते हैं, जो सीवी पड़ी है वो वहाँ फेंक देते हैं। तो हमने उनको वो 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए ना, जो फॉर्मेट वो मांग रहे हैं हमने उन्हें प्रोवाइड ही नहीं किया, तो वो क्यों देंगे हमें नंबर। फिर प्रपोजल की बात, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने पूछा कि प्रपोजल में मुझे बड़े ओके एक भाई ने पूछा कि प्रपोजल जो है ना, मुझे मार्क्स बड़े कम मिले हैं। मैं अब जो है ना, प्रपोजल में मार्क्स किस बिहाफ पे आपको कम मिल सकते हैं। एक तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया जो उन्होंने आपको बताया हुआ था लेंथ का, ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपने उसके अंदर कोई वर्क फ्लो नहीं बताया, कोई पिक्चर नहीं है, सब कुछ बोरिंग कर दिया आपने। सब कुछ पैराग्राफ डाल देना भी इनफ नहीं होता है, आपको थोड़ा तो वर्क फ्लो बताना है ना, आप क्या करोगे, कोई मेथोडोलॉजी में कोई तस्वीर शस्वीर डालो, कोई वर्क फ्लो बताओ, ताकि 2-4 मिनट में अगर किसी ने देखना है उसे पता लगे यार आपने वर्किंग की हुई है। ठीक है? तो ये जो लिटिल एक्स्ट्रा आप करते हो ना, कि चलो जी बाकी सब तो एक ही तरीके से जा रहे हैं, थोड़ी सी लिटिल एक्स्ट्रा जो आपकी एफर्ट है ना, वो यकीनन आपको हर जगह बूस्ट अप कर देती है, आपके मार्क्स आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो मीनवाइल ये चीजें मुझे फील नहीं है कि ये चीजें बूस्ट करती हैं। एक तो आपको ज्यादा डिपार्टमेंट असेस जाता है आपका, और दूसरा जब आप थॉरोली चीजों को लेके चलते हो ना, एक एक लाइन पढ़ते हो अप्लाई करते हुए, जहां 10 मिनट लगने हैं वहां 15 मिनट लगेंगे, लेकिन आपके चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं बताना चाह रहा था। ओके एमन का क्वेश्चन था कि मैथ्स वाली किस में अप्लाई कर सकते हैं। मैथ्स के लिए कुछ आपकी, क्योंकि मैथ्स दो तरह की आपकी आ जाती है, उसमें कुछ कंप्यूटेशनल्स भी आ जाते हैं। अगर आपका उसमें कंप्यूटेशनल चला जाता है तो आप इवन के हमारे साथ एक पाकिस्तानी भाई हैं, वो मैथ्स के हैं और वो हमारे साथ काम कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। तो आपने अपनी रिसर्च को फोकस करना है, जैसे कि नौमान भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि जब आप कॉल को सारा रीड करेंगे आपके ज्यादा चांसेस होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। आपने रिसर्च को फोकस करना है, आपने अपने डिग्री टाइटल को फोकस नहीं करना। अच्छा 1 मिनट तो एंड होने एक वाला मिनट से, है। हाँ जी, तो फिर आप नया अपग्रेड लिंक भेज दें। जी जी अपडेट मैं कर रहा हूँ, इसको अपडेट जी, करता हूँ। ठीक है ग्रुप के अंदर ही हम लिंक भेजते हैं, तो काइंडली फिर नया लिंक जो है वो ज्वाइन कर दे, ताकि जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं फिर जी उनको ले जी लें। जी श्योर श्योर इंशाल्लाह। लेकिन 10 मिनट के बाद, ओके 10 मिनट की छोटी सी ब्रेक या 5 मिनट की, ठीक है। जी मैं चाय भी पी लूँ, वो ठंडी हो जाएगी। जी ओके जी इंशाल्लाह ओके मिलते जनाब। हैं। ओके जी।